रियो की आंख खुलती है और वो खुद को बादलों की एक अजीब सी दुनिया में पाता है, जहाँ उसके सामने एक फरिश्ता खड़ा है। सबसे पहले फरिश्ता उसे बताता है कि उसकी हाल ही में मौत हो गई है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि रियो को अभी परलोक नहीं जाना है। असल में वही ट्रक फिर से किसी को ले गया। अब माइकल को रियो को एक दूसरी दुनिया में भेजना है ताकि वो नई जिंदगी शुरू कर सके। माइकल के पास जो जानकारी है उसके हिसाब से रियो को उस नई दुनिया में कोई खास मिशन या टास्क पूरा नहीं करना है, यानी वो जो चाहे कर सकता है। रियो कहता है कि वो एक धीमी और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है और माइकल को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे पहले माइकल को रियो को उस दुनिया का बेसिक इंट्रोडक्शन देना है जिसमें वो पुनर्जन्म लेने वाला है। ये एक जादुई दुनिया है जिसका नाम है फाई और यहाँ की लगभग 20% आबादी अपने नेचुरल एलिमेंट से जादू कर सकती है। रियो का सबसे ज्यादा कंपैटिबल एलिमेंट है पानी, और क्योंकि रियो ने आरामदायक जिंदगी की डिमांड की थी, माइकल ने उसके लिए एक छोटा सा घर, एक स्टार्टर पैक और उसके चारों तरफ एक बैरियर सेट कर दिया है ताकि कोई मॉन्स्टर पास ना आ सके। स्टार्टर पैक में माइकल ने रियो के लिए एक आइस हाउस भी तैयार किया है जिसमें 2 महीने का खाना स्टोर है, तो उसे फिलहाल भूख की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही उसने एक किताब भी दी है जिसमें आसपास के इलाके में मिलने वाले सभी मॉन्स्टर्स की डिटेल्स है। ये किताब तब काम आएगी जब रियो जंगल के जानवरों से सामना करेगा, लेकिन फिलहाल वो अपनी नई मैजिक ट्राई करना चाहता है। रियो बाहर जाता है और वाटर बॉल का जादुई मंत्र बोलता है जिससे उसके हाथ में पानी की एक गेंद बन जाती। उसे लगता है कि जादू करना जितना उसने सोचा था उससे कहीं आसान है, बल्कि वो बिना मंत्र बोले सिर्फ सोचकर भी पानी की गेंद बना सकता है, यानी मंत्र बोलना जरूरी नहीं है। अब जब उसे पता चल गया कि वो जादू कर सकता है तो वो सीधा बाथ हाउस जाता है और टब में पानी भरने लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ पानी बना सकता है, गर्म पानी नहीं। बिना गर्म पानी के नहाने का मजा नहीं आएगा, इसीलिए वो बाहर जाता है और पानी गर्म करने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता कि आग कैसे लगाई जाए। काफी कोशिश के बाद वो हार मानकर पीठ के बल लेट जाता है। फिर उसकी नजर सूरज पर पड़ती और उसे एक आइडिया आता है। रियो एक टब में पानी भरता है और उस पर ध्यान केंद्रित करता है, पानी को कंप्रेस करता है और उसकी गर्मी निकालने की कोशिश करता है। धीरे धीरे बर्फ बनने लगती है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो बर्फ को शेप देकर मैग्नीफाइंग ग्लास बना लेता है जिससे सूरज की किरणों से आग जलाई जा सके। फिर वो उसी आग से आइस बाथ को गर्म करता है। इस तरह पहले ही दिन के अंत में वो आखिरकार रिलैक्स कर सकता है। अब जब उसे बर्फ बनाने का तरीका आ गया है तो उसे लगता है कि अगर वो पानी में हीट डाल दे तो गर्म पानी भी बना सकता है। अब उसे इसकी प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। अगली सुबह रियो नाश्ता करते हुए अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। माइकल ने उसे सिर्फ 2 महीने का खाना दिया है, तो आगे जाकर उसे खुद शिकार करना पड़ेगा, लेकिन उसे लगता है कि सिर्फ एक चाकू से जंगल के मॉन्स्टर्स का सामना करना मुश्किल है। इसलिए वो अपनी ऑफेंसिव मैजिक की ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला करता है। सबसे पहले वो एक वाटर बॉल बनाकर पेड़ पर फेंकता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है, लेकिन उसे लगता है कि सिर्फ पानी की छोटी सी गेंद लड़ाई में ज्यादा काम नहीं आएगी। फिर उसे याद आता है कि अगर पानी को एक पॉइंट पर कंप्रेस किया जाए तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो फिर से वाटर बॉल बनाता है, लेकिन इस बार सारा पानी एक जगह इकट्ठा करता है ताकि प्रेशर पड़ जाए। आइडिया अच्छा है, लेकिन अभी उसकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उसका वाटर जेट अभी सिर्फ एक स्क्वार्ट गन जैसा है। रियो को माइकल की बात याद आती है। मैजिक इमेजिनेशन पर निर्भर करता है। उसे अपने दिमाग में क्लियर इमेज रखनी होगी और लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ दिनों की लगातार कोशिश के बाद रियो के वाटर जेट्स अब ठीक ठाक दिखने लगे हैं, लेकिन अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि किसी मॉन्स्टर को मार सके। साथ ही रियो ने गर्म पानी बनाना भी सीख लिया है, जिससे अब वो जब चाहे वार्म बाथ ले सकता है। हालांकि उसे अभी भी टेम्परेचर कंट्रोल पर काम करना है। अगली सुबह वो फिर से आइस मैजिक की प्रैक्टिस करना चाहता है। इस बार वो हवा से ही बर्फ बनाने की कोशिश करता है। इसमें काफी मेहनत लगती है, लेकिन आखिरकार वो कुछ नहीं से बर्फ बना लेता है, भले ही उसमें 3-4 दिन लग गए हो। और वो बर्फ को पानी की तरह आसानी से फेंक भी नहीं सकता। अब तक उसकी कॉम्बैट ट्रेनिंग कुछ खास नहीं चल रही है, क्योंकि उसके बनाए हुए जादू लड़ाई में ज्यादा असरदार नहीं है। अगली कुछ घंटों में रियो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है, जब तक कि आखिरकार उसकी सारी मना जादुई ऊर्जा खत्म हो जाती है और वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। वो सोचता है कि आज के लिए इतना काफी है, लेकिन अगली सुबह जैसे ही उसकी मना वापस आती है वो फिर से प्रैक्टिस शुरू कर देता है। यही रियो की रोज की दिनचर्या बन जाती है अगले कुछ हफ्तों तक। इतनी मेहनत के बाद
अब वो तुरंत बर्फ बना सकता है, जिससे उसकी आइस मैजिक अब एक असली अटैक बन गई है। अब जब उसके पास अटैक स्पेल्स का पूरा सेट है और खाना भी कम हो रहा है, तो रियो पहली बार जंगल में शिकार करने निकलता है। उसे तुरंत ही जानवरों के कुछ पैरों के निशान मिलते हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए वो एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहाँ उसे नदी के पास फ्लिंट चकमक पत्थर भी मिल जाता है, जिससे वो अपनी तलवार के किनारे से आग जला सकता है। इसी दौरान वो सोचता है कि कुछ डिटॉक्सिफिकेशन वाली जड़ी बूटियां भी इकट्ठा कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। अचानक उसके पीछे से एक गहरी गुर्राहट की आवाज आती है। जब वो मुड़कर देखता है तो एक लेसर बोअर उसे घूर रहा होता है और रियो एकदम जड़ हो जाता है। बोअर उस पर चार्ज करता है, लेकिन ये पहली बार है जब रियो को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो वो घबराहट में कुछ सोच नहीं पाता। जैसे ही बोअर उसके पास पहुंचने वाला होता है, रियो खुद को संभालता है और एक तरफ कूद जाता है, जिससे वो बच जाता है। लेकिन बोअर अभी भी हार मानने के मूड में नहीं है। अब रियो का आत्मविश्वास वापस आ गया है। जैसे ही बोअर उसकी तरफ भागता है, रियो उसके रास्ते में बर्फ की एक फिसलनदार पट्टी बना देता है, जिससे बोअर फिसल जाता है। फिर वो बोअर के रास्ते में बर्फ की कई नुकीली कीलें बना देता है, जिससे बोअर की तुरंत और दर्दनाक मौत हो जाती है। बोअर का मांस प्रोसेस करने के बाद रियो मॉन्स्टर बुक निकालकर उसके बारे में पढ़ता है। किताब के अनुसार लेसर बोअर इस जंगल का सबसे कमजोर मॉन्स्टर है। पूरी किताब शुरुआत करने वालों के लिए गाइड है, इसलिए इसमें ज्यादातर बेसिक मॉन्स्टर्स ही है। लेकिन आखिर में 2 पेज एक्स्ट्रा हैं जो खास लगते हैं। एक पेज पर ड्रैगन के बारे में लिखा है कि वे इतने ताकतवर होते हैं कि अकेले ही पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। किताब सलाह देती है कि अगर कभी सामना हो जाए तो तुरंत भाग जाना चाहिए, क्योंकि उससे लड़ना नामुमकिन है। हालांकि भागना भी मुश्किल है, इसलिए दया की भीख मांगना ही बेहतर है। एक और पेज पर डेमन राक्षस का जिक्र है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बस इतना लिखा है कि अगर कभी सामना हो जाए तो समझो सब खत्म। अगले दिन रियो फिर से शिकार पर निकलता है, लेकिन इस बार जब वो ध्यान नहीं दे रहा होता तो अचानक ऊपर से एक विशाल असैसिन हॉक शिकारी बाज उस पर हमला कर देता है। वो बाज हवा में उड़ते हुए अपनी विंड मैजिक से शिकार को काट सकता है। रियो को भागना पड़ता है और वो अपने बचाव के लिए बर्फ की शील्ड्स बनाता है ताकि रेजर जैसी हवा को रोक सके। रियो जानता है कि ऐसे बाज से लड़ना मुश्किल है, लेकिन भागना भी नामुमकिन है, इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, लड़ाई करना। वो हाथ उठाकर वाटर जेट्स चलाने लगता है, लेकिन बाज उसके अटैक से बच जाता है और हवा के जादू से रियो पर झपटता है। रियो वक्त रहते बर्फ की शील्ड बना लेता है, जिससे बाज की एक आंख कट जाती और वो सिर के बल जमीन पर गिर जाता है। कुछ पल बाद बाज होश में आ जाता है, लेकिन उसकी एक आंख हमेशा के लिए खराब हो चुकी है। वो उड़कर भाग जाता है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर रियो को घूरता है, जैसे उसकी शक्ल याद कर रहा हो। अब बाज को रियो से निजी दुश्मनी हो गई है। रियो राहत की सांस लेता है कि वो बच गया, लेकिन ये वैसा बिल्कुल नहीं था जैसी सुकून भरी जिंदगी उसने सोची थी। बाज से भागते हुए रियो इतना दूर निकल गया कि जंगल में रास्ता ही भूल गया और देर रात तक भटकता रहा। घर लौटने की कोशिश में उसे एक चमकती झील दिखती है, जहां एक दुल्लाहान एक सिरहीन घुड़सवार काले घोड़े पर खड़ा है और ऐसा लगता है कि उसने रियो को देख लिया है। समय के साथ रियो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और अब वो आसानी से शिकार कर सकता है और अपने लिए खाना भी स्टोर कर सकता है। रियो की वाटर मैजिक अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब वो तेज और धारदार बर्फ की चादरें बना सकता है और उन्हें एक झटके में जमीन पर गिरा सकता है। उसका वाटर जेट भी इतना ताकतवर हो गया है कि आसानी से पत्थर को काट सकता है। यानी अब उसकी लड़ाई की क्षमता काफी अच्छी हो गई है। लेकिन हाल ही में रियो सिर्फ आइस मैजिक की ही प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। जिस दिन से रोलाहान ने उसे देखा था, रियो हर रात जंगल में जाता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर गाइड बुक में हेडलेस हॉर्समैन दुल्लाहान का कोई जिक्र नहीं था। या तो वो मॉन्स्टर है ही नहीं, या फिर वो गाइड बुक के लेवल से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। फिर भी रियो ने ठान लिया है कि वो उससे लड़ेगा। वो अपनी आइस स्टिक लेकर आगे बढ़ता है और वार करने लगता है। असल में ये एक ट्रेनिंग सेशन जैसा है, असली लड़ाई नहीं, क्योंकि दुल्लाहान ताकत और स्किल दोनों में रियो से कहीं आगे है। रियो पूरी कोशिश करता है कि अपनी आइस शील्ड से दुल्लाहान के अटैक्स को ब्लॉक करे, लेकिन फिर भी कुछ ही सेकंड्स में वो हार जाता है। दुल्लाहान ने कभी रियो से एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन न जाने क्यों रियो को लगता है जैसे वो उसका टीचर बन गया है, जो उसे मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी दुल्लाहान अपनी तलवार उठाता है और वाटर मैजिक से उसकी ब्लेड को लंबा कर देता है। रियो को हैरानी होती है कि दुल्लाहान भी वाटर मैजिक यूज कर सकता है। दुल्लाहान
दुल्लाहन उसे दिखाता है कि तलवार कैसे काम करती है। फिर वो तलवार रियो को दे देता है और झील के ऊपर चलकर चला जाता है। कुछ समय बाद रियो हमेशा की तरह शिकार पर निकला था। तभी अचानक वही असैसिन हॉक, शिकारीबाज, उस पर हमला कर देता है। पिछली बार वो काला नहीं था, तो रियो सोचता है कि शायद उसने खुद को इवॉल्व कर लिया है, सिर्फ इसलिए कि वो रियो से दोबारा लड़ सके। हॉक रियो की तरफ झपटता है और कई विंड स्लैशेस छोड़ता है। रियो खुद को बचाने के लिए 5 लेयर की बर्फ की दीवारें बनाता है, लेकिन अब हॉक की विंड स्लैशेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वो सारी दीवारें एक झटके में तोड़ देती है। अब रियो सच में घबराने लगता है। जो मैदान में इधर उधर दौड़ने लगता है और हर अटैक को रोकने के लिए बर्फ की दीवारें बनाता जाता है। जब उसे थोड़ा सा मौका मिलता है तो वो आइस स्पाइक से काउंटर अटैक करता है, लेकिन हॉक अचानक तेजी से उड़कर उन स्पाइक से बच जाता है। इतना ही नहीं, हॉक अपनी चोंच खोलकर ऐसी तेज आवाज निकालता है जिससे रियो की मैजिक डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी सारी आइस शील्ड्स गायब हो जाती हैं। अब वो लगभग पूरी तरह से डिफेंसलेस है, लेकिन हॉक अभी भी रुका नहीं है। वो रियो के सामने हवा में मंडराने लगता है और रियो को महसूस होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसे पता नहीं कि कब। कुछ ही पलों में रियो को हवा में बिजली महसूस होती है और एक तेज बिजली की किरण सीधा उस पर गिरती है। ऐसा अटैक जानलेवा हो सकता था, लेकिन रियो ने जल्दी से एक लकड़ी का डंडा बिजली रॉड की तरह इस्तेमाल किया और खुद को बचा लिया। रियो अभी भी शौक से उबर ही रहा था कि हॉक नीचे आता है और अपने पंजों से हमला करता है, लेकिन आखिरी सेकंड में रियो अपनी आइस तलवार निकालता है और उसका अटैक रोक देता है। हॉक कुछ बार और टकराता है, लेकिन दुल्लाहन के साथ की गई ट्रेनिंग की वजह से रियो जल्दी ही हॉक की डिफेंस में गैप ढूंढ लेता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन में घुसेड़ देता है। हॉक जमीन पर गिर जाता है। रियो उसके पास जाता है क्योंकि वो समझ सकता है कि हॉक ऐसा महसूस कर रहा होगा। एक आंख खोने के बाद वो खुद को साबित करना चाहता था, इसलिए उसने खुद को इवॉल्व किया, लेकिन रियो ने भी खुद को मजबूत बनाया, इसलिए आखिर में हॉक हार गया। इसके बाद रियो घर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक ड्रैगन आ जाता है। उसे याद आता है कि किताब में लिखा था कि ड्रैगन को हराना नामुमकिन है, तो उसे लगता है कि अब उसका अंत आ गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ड्रैगन उससे टेलीपैथी के जरिए बात करने लगता है। ड्रैगन का मूड बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता। असल में वो यहाँ फंसा हुआ है क्योंकि वो एक काले हॉक को ढूंढ रहा है जो इसी रास्ते से गया था। वो रियो से पूछता है कि क्या उसने कहीं देखा है। रियो खुश होता है कि ड्रैगन दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो उसी हॉक की बात कर रहा है जिसे उसने अभी अभी मारा है। रियो माफी मांगता है और बताता है कि हॉक ने उस पर अटैक किया था, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ड्रैगन को सुनकर हैरानी होती है कि एक इंसान ने हॉक को मार दिया, लेकिन वो ज्यादा नाराज नहीं लगता। ड्रैगन को रियो की तलवार में भी दिलचस्पी है क्योंकि वो उसे पहचानता है। वो फेरी किंग की तलवार है और उसके लिए किसी बच्चे को वो तलवार देना बड़ी बात है। ड्रैगन को रियो अच्छा लगने लगता है और रियो के पास भी कई सवाल होते हैं क्योंकि उसे अभी भी इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी है। दोनों घंटों तक बातें करते हैं, लेकिन फिर ड्रैगन को घर लौटना पड़ता है। रियो उसे सवालों के जवाब देने के लिए धन्यवाद कहता है और ड्रैगन भी उसे धन्यवाद देता है क्योंकि बहुत समय बाद उसे इतनी दिलचस्प बातचीत करने का मौका मिला। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। उसी समय ऊपर स्वर्ग में माइकल रियो के पुनर्जन्म की फाइलें देख रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सा दिखता है। रियो को इटर्नल यूथ, हमेशा जवान रहने की छुपी हुई शक्ति मिली है। माइकल को ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसने पिछले 10,000 साल में किसी को ये छुपी हुई शक्ति नहीं दी थी जब उसने एक हीरो लड़की को फाई भेजा था। एक दिन रियो समुद्र किनारे जाता है क्योंकि उसे बहुत दिनों से नमक खाने की तलब लगी थी, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसे समुद्र में बहकर आया एक टूटा फूटा जहाज मिलता है। रियो जहाज के पास जाता है ताकि देख सके कि कोई जिंदा तो नहीं है। उसे जहाज के पास एक आदमी की लाश पड़ी मिलती है। जब वह उस आदमी को चेक करता है तो पता चलता है कि वो पहले ही मर चुका है, तो रियो कुछ नहीं कर सकता। इसी बीच रियो को समुद्र किनारे दूसरी तरफ से किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वह उधर नजर दौड़ाता है और देखता है कि वहाँ कोई फिंदा बच गया है। असल में जहाज एक विशाल समुद्री राक्षस द्वारा एक भयंकर तूफान के दौरान तबाह कर दिया गया था। एबल को पूरी उम्मीद थी कि उसकी भी समुद्र में मौत हो जाएगी, लेकिन उसकी हैरानी की बात है कि जब वह होश में आता है तो खुद को एक गर्म बिस्तर में पाता है। उसकी सारी चीजें उसके बगल में मेज पर रखी हुई है। वो खुद को संभालता है और अपना सामान लेकर इधर उधर देखने निकल पड़ता है। उसे मालूम ही नहीं कि वह किस जगह पर आ गया है। बाहर निकलकर वह कोई पहचान का निशान ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चारों ओर बस घना जंगल है। तभी रियो घर से बाहर आता है और मुस्कुराकर कहता है कि अच्छा है, एबेल अब ठीक है। एबेल हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि रियो कब उसके पास आया। इसके अलावा एबेल को लगता है कि रियो का पहनावा कुछ अजीब सा है। वो पूछने ही वाला था कि रियो की ड्रेसिंग सेंस इतनी खराब क्यों है। फिर उसे लगता है कि पहली मुलाकात में ये कहना
कहना गलत होगा, इसलिए वह सबसे पहले रियो का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई। रियो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है शुक्रिया कहने की, उसने बस एबेल को यहाँ लाकर लिटा दिया था। लेकिन अफसोस की बात है कि जब तक वह पहुंचा बाकी लोग पहले ही मर चुके थे। एबेल भी चकित रह जाता है कि उसके साथ और लोग भी किनारे पर आए, पर वह कहता है कि उसे बाकियों के मरने का ज्यादा अफसोस नहीं है क्योंकि जहाज पर बाकी सारे लोग गैरकानूनी स्मगलर थे। रियो को पूरी तरह समझ नहीं आता कि एबेल स्मगलर से क्या मतलब है। फिलहाल तो एबेल जहाज टूटने के बाद भूखा ही होगा, तो रियो उससे पूछता है कि क्या वह उसके लिए खाना बना दे। दोनों खाना खाने बैठते हैं। खाना खाते खाते आखिरकार एबेल रियो से पूछ ही लेता है कि वह सिर्फ एक पैंट क्यों पहन रहा है। रियो उसे समझाता है कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। एबेल पूछता है कि रियो बाजार से कपड़े क्यों नहीं ले आता, लेकिन फिर खुद ही रुक जाता है, सोचकर कि शायद रियो के पास ज्यादा पैसे ना हो और ऐसे में ये पूछना ठीक नहीं। असल में रियो फिलहाल बिल्कुल कंगाल है, लेकिन उसके पास पैसे भी होते तो वो कुछ खरीद नहीं पाता क्योंकि वहाँ आसपास कोई कस्बा या गाँव ही नहीं है। एबेल को ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है, लेकिन जितना उसने देखा रियो इतने सुनसान इलाके में भी अपनी जिंदगी अच्छे से चला रहा है, जिससे एबेल प्रभावित होता है। फिर एबेल पूछता है कि क्या टेबल पर रखा ये चाकू उसी से रियो ने शिकार किया। रियो बताता है कि चाकू का इस्तेमाल वह सिर्फ मांस काटने के लिए करता है। असली शिकार के वक्त तो वह अपनी वाटर मैजिक इस्तेमाल करता है। अपनी ताकत के सबूत के लिए रियो थोड़ा सा पानी बनाकर जग भर देता है। एबेल हैरान रह जाता है क्योंकि अपने एरिया में भी सिर्फ आधे लोग ही मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं रियो हैरान हो जाता है कि इतनी आम जनता को जादू आना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि माइकल ने तो बताया था कि सिर्फ 20% लोग ही जादू कर सकते हैं। लंच के बाद एबेल रियो से कहता है कि क्या वह उसे जहाज के मलबे तक ले चले क्योंकि वहाँ उसे कुछ चेक करना है। रियो मान जाता है और दोनों फिर समुद्री किनारे की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में एबेल रियो से पूछता है कि जब वह जादूगर है तो किसी जादुई छड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। रियो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसने कभी किसी जादुई छड़ी स्टाफ की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। लेकिन तभी एबेल को समझ आ जाता है कि अगर रियो कपड़े भी नहीं खरीद सकता तो भला वो स्टाफ कहाँ से खरीदेगा। अपनी पिछली बात की भरपाई के लिए एबेल रियो से कहता है कि अगर रास्ते में कोई खतरा आए तो उसे संभालने का मौका दे दे। रियो समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही यहाँ की जंगल के तमाम खतरे संभाल सकता है, लेकिन एबेल जिद करता है क्योंकि वह भी कुछ योगदान देना चाहता है। आखिरकार दोनों लोग जहाज के मलबे पर पहुँचते हैं, पर रियो को हैरानी होती है कि वहाँ अब एक भी लाश नहीं है। उसे लगता है कि शायद कोई राक्षस आया होगा और लाशों को खा गया होगा। इसलिए टेबल वाकई बहुत लकी रहा कि समय रहते रियो ने उसे बचा लिया। काफी देर मलबे में ढूंढने के बाद जब एबेल को अपनी जरूरी चीज नहीं मिलती तो वह तलाश छोड़ देता है। रियो उससे पूछता है कि अब उसका क्या प्लान है। एबेल बताता है कि अब वो अपने दोस्तों से फिर से मिलना चाहता है, पर वो भी जानता है कि ये आसान नहीं है। उसके हिसाब से टाउन ऑफ लून से ये जगह बहुत दक्षिण में है और उसे नहीं पता कि अपने दोस्तों तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। उसे लगता है कि उसे लंबा और अकेला सफर तय करना पड़ेगा। इसी बीच उसे एक आइडिया आता है और वो रियो से पूछता है कि क्या वह उसके साथ चलना चाहेगा। रियो कुछ पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन एबेल का तर्क है कि वह इस इलाके से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, तो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए कोई चाहिए। रियो थोड़ा सोचता है और उसे लगता है कि अब इस जगह पर रुकने का कोई खास कारण नहीं है। उसका भी जानने का मन है कि इस दुनिया के दूसरे लोग कैसे हैं, तो वह एबेल के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रियो कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। क्या वे लोग सुबह चल सकते हैं? एबेल को कोई आपत्ति नहीं होती, तो दोनों अब रियो के घर लौट आते हैं। रात को रियो अकेले जंगल में जाने की तैयारी करता है। एबेल को बड़ा अजीब सा लगता है कि रियो रात में किसी से मिलने जा रहा है, खासकर तब जब उसने खुद ही कहा था कि यहाँ आसपास कोई इंसान नहीं रहता। लेकिन वो रियो के निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहता, इसलिए कुछ नहीं बोलता। रियो जंगल में पहुंचता है और दुल्लाहान से मिलता है। वह दुल्लाहान को बताता है कि अब वह कुछ समय के लिए जंगल छोड़ने वाला है। वह शायद काफी समय तक उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए आज वह पूरी जी जान से लड़ना चाहता है। रियो अपनी तलवार संभालता है और दुल्लाहान पर हमला करता है। अब की बार रियो की ताकत इतनी बढ़ गई है कि उसकी मार से दुल्लाहान थोड़ा पीछे जरूर हटता है, पर फिर भी दुल्लाहान का कौशल रियो से कहीं ज्यादा है। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार रियो घुटनों के बल गिर जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद दुल्लाहान धीरे धीरे झील की ओर लौटने लगता है। रियो खड़ा होकर उसे धन्यवाद देता है क्योंकि दुल्लाहान की वजह से ही वह इतने समय इस जंगल में जिंदा रह पाया। दुल्लाहान अब रियो को अपना प्यारा शिष्य मानने लगा है, इसलिए विदाई के मौके पर वह रियो को एक खास चौगा रौद
गिफ्ट करता है। रियो उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है। अगली सुबह रियो और एबेल अपनी यात्रा पर निकलने को तैयार होते हैं। चलते वक्त रियो अपनी दुनिया के इस पहले घर को एक आखिरी बार अलविदा कहता है। दोनों जैसे ही जंगल में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक जंगली सुअर जैसा मॉन्स्टर दिखता है। एबेल तुरंत कहता है कि रियो पीछे रहे और उसे ये लड़ाई करने दे। वह अपनी तलवार निकालता है और एक कौशल का नाम लेकर टोटल इम्पेलमेंट सीधे सुअर पर वार करता है और पल भर में सुअर के शरीर में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। रियो उस दृश्य को देखकर हैरान रह जाता है। वह एबेल से पूछता है कि ये कॉम्बैट स्किल्स क्या होते हैं। एबेल समझाता है कि जो लोग जादू नहीं कर सकते वो खास युद्ध कौशल कॉम्बैट स्किल्स से लड़ते हैं, जिससे वे ऐसे कमाल के काम कर सकते हैं जैसे उसने अभी सुअर के साथ किया। जंगल में पूरा दिन चलने के बाद आखिरकार वे लोग एक दलदली इलाके मार्श में पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ चारों तरफ लिजर्ड मैन छिपकली आदमी होते हैं। एबेल उनसे लड़ाई से बचना चाहता है, इसीलिए सुझाव देता है कि वे लोग जंगल के रास्ते से घूमकर निकल जाएं। वे दोनों जंगल में रास्ता बदलकर आगे बढ़ते हैं, मगर इसी दौरान रियो को महसूस होता है कि कुछ धीरे धीरे उनके पीछे आ रहा है। वह एबेल का ध्यान खींचता है और उसे बताता है कि लिजर्ड मैन उनके पीछा कर रहे हैं। एबेल कहता है कि अब शायद उन्हें इनसे लड़ना ही पड़ेगा और अपनी तलवार तैयार कर लेता है, लेकिन रियो उसे बताता है कि यहाँ लिजर्ड मैन बहुत ज्यादा है। अकेले एबेल के लिए ये मुमकिन नहीं होगा। रियो कहता है कि वो खुद मैजिक से डील कर लेगा। एबेल हैरान होता है कि रियो कैसे अकेले इतने लिजर्ड मैन को हरा पाएगा, लेकिन जैसे ही छिपकली आदमी सामने आते हैं, रियो फौरन कई बर्फ की कीले आइसिकल्स बरसा देता है और वहीं सबको गिरा देता है। एबेल ये देखकर दंग रह जाता है, मगर चूंकि जंग अभी भी चल रही है, इसीलिए वह अपने सवाल बात के लिए रखता है। जब सारे लिजर्ड मैन निपट जाते हैं, एबेल रियो से पूछता है कि उसने किस तरह का जादू इस्तेमाल किया। रियो समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए तो ये बस साधारण आइसिकल स्पेल्स थे, मगर एबेल के मुताबिक उसके एक विंड मेज दोस्त ने बताया था कि एक मेज एक बार में सिर्फ एक ही स्पेल चला सकता है। रियो सोचता है कि शायद ये लिमिट विंड मैजिक तक ही सीमित है, क्योंकि उसने पानी के जादू के साथ कभी ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं की। खैर, आगे बढ़ने से पहले रियो पानी से एक ग्लास बनाकर एबेल के लिए पानी डालता है ताकि दोनों हाइड्रेटेड रहें। मगर एबेल गौर करता है कि इस बार रियो ने जो मंत्र बोला वह पिछली बार से अलग था, इसलिए वह और भी उत्सुक हो जाता है। असल में रियो को मंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसे बस ऐसे ही बोलना मजेदार लगता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि एबेल उसे अजीब समझ ले, इसलिए वह कुछ दिखाता नहीं। आखिरकार वे लोग जंगल से निकलकर एक खुले मैदान में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे एक रॉक गोलम पत्थर के राक्षसों के इलाके में आ गए हैं। गोलम उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे दोनों को अपनी ढालें बनाकर खुद को बचाना पड़ता है। रियो पहली बार रॉक गोलम देख रहा होता है और वो चौंक जाता है, क्योंकि ये उसकी सोच से बिल्कुल अलग लगते हैं। एबेल आगे बढ़कर अपने टोटल इम्पेलमेंट कौशल से गोलम पर वार करता है और उसमें छेद कर देता है, मगर गोलम खुद को सेकंडों में ठीक कर लेता है। ऐसे में प्रगति मुमकिन नहीं लगती। रियो सोचता है कि इन गोलम्स को एक ही अटैक में खत्म करना पड़ेगा और उसके पास एक बढ़िया जादू है। वो एबेल से कहता है कि वो थोड़ी दूरी बना ले, क्योंकि वो कुछ नया ट्राई करना चाहता है। जैसे ही एबेल बाहर निकलता है, रियो एक विशाल बर्फ का टुकड़ा आइस क्यूब बनाता है और उसे 2 गोलम्स पर गिरा देता है। वो खुद भी इस अटैक की ताकत देखकर घबरा जाता है। बाकी बचे गोलम्स के साथ भी वो यही करता है, जब तक कि एक गोलम छोड़कर सभी निपट नहीं जाते। मगर आखिरी गोलम अब हिल भी नहीं रहा। रियो अंदाजा लगाता है कि शायद गोलम जमीन से अपनी ऊर्जा खींच रहे थे और अब जब ये गिर पड़ा है तो ये कुछ कर नहीं सकता। वो दोनों देखते हैं कि गोलम के नीचे एक बड़ा सा जादुई पत्थर मैजिक स्टोन पड़ा है, जिसे वे ले जाने का फैसला करते हैं। उन्हें अफसोस होता है कि बाकी पत्थर सब बर्फ के नीचे दब गए हैं। दोनों रात के लिए कैंप लगा लेते हैं। रात के वक्त बातचीत के दौरान एबेल जिक्र करता है कि डंजन्स और गुफाएं में भी ऐसे ही प्यारे प्यारे मॉन्स्टर होते हैं जैसे गोलम। जैसे ही रियो डंजन शब्द सुनता है, वो एकदम उत्साहित हो जाता है और एबेल से पूछता है कि उसने पहले डंजन्स के बारे में क्यों नहीं बताया। एबेल को उम्मीद नहीं थी कि रियो को डंजन्स में इतनी दिलचस्पी होगी, मगर अगर रियो सच में डंजन देखना चाहता है तो उसकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि पूरे सेंट्रल प्लेन्स में एकमात्र डंजन लून कस्बे में ही है जहाँ वे दोनों जा रहे हैं। रियो पूछता है कि क्या उसे और कुछ जानना चाहिए, तो एबेल उससे पूछता है कि क्या वह ड्वार्व्स, बोनो और एल्फों के बारे में जानता है। रियो कहता है कि उसने इनके बारे में थोड़ा सुना है, लेकिन उसे और विस्तार से जानना है। तब एबेल बताता है कि ड्वार्व्स ताकतवर और छोटे कद के लोग होते हैं, जो देखे तो काफी अच्छे कारीगर भी होते हैं। लून में इनकी तादाद अच्छी खासी है और एल्व्स पेड़ों और जंगलों में बसने वाले लोग हैं जो अक्सर इंसानों से दूर रहते हैं। इसलिए एबेल को लून
में सिर्फ एक एल्फ के बारे में पता है। अगली सुबह दोनों उत्तर की ओर अपने सफर पर फिर से निकल पड़ते हैं। रियो कहता है कि जैसे ही वे पहाड़ों के उस पार निकल जाएंगे, इंसानों की बस्तियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। एबेल बार बार रियो से ये सवाल करने से बच रहा था कि उसने कभी इंसानी गांव देखा तक नहीं, फिर भी उसे रास्ता इतना अच्छे से कैसे पता है। दरअसल रियो को ये सारी जानकारी ड्रैगन से हुई अपनी लंबी बातचीत में मिली थी, मगर उसे लगता है कि अगर वो सच बोल देगा तो एबेल डर जाएगा। इसलिए रियो बस बोल देता है, ये जानकर ही अच्छा है कि तुम्हें ना पता चले। कुछ ही देर बाद रियो को आसपास कुछ बहुत डरावना महसूस होता है और जैसे ही दोनों उसका सामना करते हैं, उनके सामने एक विशाल ग्रिफिन आ जाता है। न रियो और न ही एबेल दोनों के पास इतने ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ने की ताकत नहीं है। ऐसे में रियो फुर्ती दिखाता है। वो अपनी थैली से बचा हुआ मांस निकालकर हवा में फेंक देता है। एबेल भी वही करता है। ग्रिफिन दोनों के मांस को हवा में ही लपक लेता है। अब उसके पास दिन भर का खाना हो गया तो वो दोनों को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। दोनों को बिना लड़े बच निकलने की बहुत राहत महसूस होती है। एबेल कहता है कि इतने बरसों से इंसानी इलाकों के पास ग्रिफिन जैसा राक्षस किसी ने देखा ही नहीं, तो लगता है कि ये पहाड़ ही ऐसे बड़े खतरनाक मॉन्स्टर्स को इंसानों की बस्ती से दूर रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो अभी आगे और भी डरावने जीव देखना बाकी है। एबेल की ये बात सच निकलती है। कुछ ही देर बाद वे दोनों एक साथ वाइवरन, ड्रैगन जैसे मगर छोटे बिना हाथों के पंख वाले जीवों के झुंड के सामने आ जाते हैं। एबेल सोचता है कि क्यों ना पहाड़ी के रास्ते घूमकर निकल जाए, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा पड़ जाएगा। ऊपर से भले ही ग्रिफिन को हराना रियो के बस की बात न थी, लेकिन रियो जानता है कि वाइवरन को तो वो हरा सकता है। इसलिए वे तुरंत सामने निकलता है और अपनी आइसिकल स्पीयर से कई वाइवरन गिरा देता है। एबेल को यकीन नहीं होता कि इतनी आसानी से वाइवरन गिर गए, जबकि आम तौर पर इन्हें हराने के लिए 20 एडवेंचरर्स की जरूरत होती है। लेकिन अब जब वे दोनों सही सलामत हैं, तो एबेल को कोई शिकायत नहीं। रियो और एबेल पहाड़ के पार भी ऐसी ही कई लड़ाइयां लड़ते हुए आखिरकार उस ओर पहुंच ही जाते हैं। अब वे इंसानी सभ्यता के और करीब आ चुके हैं। अपने सफर में एक और पड़ाव पार कर चुके हैं। कई दिनों तक पहाड़ों में लगातार लड़ाइयां लड़ने के बाद आखिरकार एबेल और रियो मैदानों में पहुंच जाते हैं। रियो को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसे वाइवरन मारने में काफी मजा आ रहा था, लेकिन एबेल समझ नहीं पाता कि रियो इसे कैसे मजेदार कह सकता है। हाँ, ये बात जरूर मानता है कि जितने भी वाइवरन स्टोन्स उन्होंने रास्ते में इकट्ठा किए वो एक बड़ा बोनस है। इस हिसाब से सफर काफी फायदेमंद रहा। थोड़ी देर बाद एबेल दूर एक सड़क देखता है जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है और पहचान लेता है कि यही सड़क केलादी शहर की ओर जाती है। उसे लगता है कि इसी रास्ते पर चलेंगे तो जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। रियो बेचैन है कि अब उसे आखिरकार इस दुनिया के शहर देखने का मौका मिलेगा, और चूंकि वो लोग केलादी में थोड़ी देर रुकेंगे, एबेल सुझाव देता है कि रियो को वहां का खाना जरूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि वहां का खाना सच में शानदार है। दोनों जैसे ही केलादी पहुंचते हैं, सबसे पहले एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहां एबेल रियो को सलाह देता है कि जब वो लोग लून टाउन पहुंचे तो रियो को एडवेंचरर्स गिल्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। इससे रियो को एक आईडी मिल जाएगा जिससे वो देश के किसी भी शहर में आसानी से आ जा सकेगा। एबेल के उसकी गारंटी दिए बिना, जैसा केलाडी में करना पड़ा। ऊपर से रियो अपनी इकट्ठा की गई मैजिक स्टोन्स भी गिल्ड में बेच सकता है, तो यही सबसे ठीक रहेगा। इसी बीच उनका खाना आ जाता है और रियो हैरान रह जाता है जब वो अपनी प्लेट में देखता है क्योंकि उसमें करी है। रियो ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस दुनिया में करी भी हो सकती है। यहाँ आकर वो जब से सिर्फ फीका मांस और हरी सब्जियां खा रहा था, उसे सच में कुछ तीखे खाने की तलब थी। अगले दिन रियो और एबेल केलाडी से निकलकर आगे का सफर शुरू करते हैं। कुछ वक्त बाद वो लोग दोनों लून शहर के गेट पर पहुंच जाते हैं। गेट पर तैनात गार्ड निमुर एबेल को पहचानकर हैरान रह जाता है क्योंकि एबेल को तो महीनों पहले लापता घोषित कर दिया गया था। एबेल कहता है कि ये कहानी लंबी है, लेकिन असल में वो जिंदा तभी वापस आ पाया क्योंकि रियो ने उसकी मदद की थी। निमुर खुशी से रियो से हाथ मिलाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसके दोस्त की जान बचाई। निमुर अभी ऑन ड्यूटी है तो आगे लंबी बातचीत का वक्त नहीं है, लेकिन वो एबेल से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। एबेल बताता है कि सबसे पहले गिल्ड जा रहे हैं क्योंकि वहाँ सबको अब भी उसकी चिंता होगी और इसी बहाने रियो का रजिस्ट्रेशन भी करवा देंगे। अगर कोई हाई रैंक एडवेंचरर जैसे एबेल किसी का समर्थन करे तो आमतौर पर वो सीधे डी रैंक से स्टार्ट कर सकता है, जबकि बाकी नए लोग एफ रैंक से शुरू करते हैं। रैंक जितनी ऊंची उतने मुश्किल लेकिन फायदेमंद क्वेस्ट उठाने का हक मिलेगा, और वाइवरन जेम्स जितनी रियो के पास है, अब तो उसको पैसों की कोई टेंशन शायद ही हो। रियो पूछता है कि क्या ये जेम्स इतने वैल्यूएबल होते हैं। एबेल बताता है कि ये इतने कीमती होते हैं कि अगर एक साथ सब बेच डाले तो बाजार ही गिर सकता है, इसलिए इसका क्या करना है ये गिल्ड मास्टर ही डिसाइड करेगा। जब वो लोग दोनों गिल्ड पहुंचते हैं
एबेल को देखते ही सब लोग चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि एबेल मर चुका है। सब साफ है कि एबेल यहाँ काफी पॉपुलर है। रियो एबेल की मिलनसार भीड़ देखकर खुद को अलग कर लेता है ताकि वो अपने दोस्तों से चैन से मिल सके। रियो थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकलता है, तभी अचानक उसकी टक्कर एक एल्फ लड़की से हो जाती और वो रियो के कपड़े को देखकर पहचान जाती है। वो रोब तो सिर्फ फेरी किंग से ही मिल सकता है। इसका मतलब खुद फेरी किंग ने रियो को वो गिफ्ट किया है, तो जरूर उसे रियो बहुत पसंद आया होगा। एल्फ लड़की को रियो दिलचस्प लगता है, इसलिए वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन तुरंत कहती है कि उसे जरूरी काम है, इसलिए अभी नहीं रुक सकती। रियो उस एल्फ लड़की के पीछे जाना ही चाहता था, लेकिन तभी एबेल उसे खोजता हुआ बाहर आ जाता है। वो रियो से कहता है कि वो उसे गिल्ड में मौजूद सभी लोगों से मिलवाना चाहता है। एबेल सभी को बताता है कि अगर रियो नहीं होता तो शायद वो कभी जिंदा घर लौट नहीं पाता। गिल्ड में मौजूद सब लोग रियो के मददगार मिजाज के लिए उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और रियो को यहाँ का माहौल अब अच्छा लगने लगता है। रियो का पहचान करवाने के बाद एबेल उसे काउंटर पर ले जाता है ताकि उसका गिल्ड रजिस्ट्रेशन कराया जा सके। वहीं एबेल रिसेप्शनिस्ट नीना से पूछता है कि क्या उसकी सिफारिश पर रियो का रैंक सीधे डी किया जा सकता है। नीना को यह जानकर हैरानी होती है क्योंकि एबेल ने पहले कभी किसी के लिए सिफारिश नहीं की थी, लेकिन रियो पूरी तरह से काबिल है। नीना कहती है कि यह मुमकिन है, लेकिन रियो को अपनी ताकत का सबूत भी देना पड़ेगा। एबेल कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं और वो गिल्ड मास्टर से बात करने चला जाता है। नीना दोनों को मीटिंग रूम में बैठने का इशारा करती है। वो खुद गिल्ड मास्टर को बुलाने जाती है। जैसे ही गिल्ड मास्टर को पता चलता है कि एबेल लौट आया है, वो तेजी से मीटिंग रूम में पहुंच जाता है और एबेल को देखकर बहुत राहत महसूस करता है। एबेल माफी मांगता है कि उसकी वजह से सबको टेंशन हुई, लेकिन ह्यू गिल्ड मास्टर बस खुश होता है कि एबेल सही सलामत लौट आया। फिर उसकी नजर वहां खड़े रियो पर पड़ती है तो एबेल उसे उसका पहचान करवाता है। यही वो लड़का है जिसने उसकी जान बचाई थी। बहरहाल एबेल बताता है कि वो चाहता है रियो का गिल्ड रैंक उसकी सिफारिश पर बढ़ा दिया जाए। ह्यू इससे सहमत है, लेकिन वो रियो की शक्ति कैसी है खुद कंफर्म करना चाहता है। एबेल कहता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है और सबूत के तौर पर वो वाइवरन स्टोन से भरा बैग दिखाता है। ह्यू स्टोन्स को चेक करता है और कंफर्म करता है कि ये वाकई वाइवरन के हैं, लेकिन उसे चिंता होती है कि अगर इस इलाके में इतने सारे वाइवरन हैं, तो वो लोग देश के लिए खतरा बन सकते हैं। एबेल समझाता है कि ये वाइवरन मालेफिक माउंटेन्स के साउथ में थे, इसलिए यहाँ खतरा नहीं है। रियो को मालेफिक माउंटेन्स का नाम सुनकर हैरानी होती है क्योंकि उसने पहले कभी वो नाम नहीं सुना था। तब एबेल समझाता है कि वो लोग जिन पहाड़ों से आए हैं वही वो खतरनाक पहाड़ हैं, इतने खतरनाक कि ऊंचे रैंक वाले एडवेंचरर्स भी वहां नहीं जाते और इसीलिए केवल उन पहाड़ों को पार कर आ जाना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। एबेल पूछता है कि क्या ये सबूत रियो के रैंक के लिए काफी है। ह्यू मान जाता है कि रियो वाकई काबिल है। तभी एबेल की टीम के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिल गई थी कि एबेल लौट आया है। सबकी आपसी मुलाकातें और हालचाल के लिए ह्यू मीटिंग रूम उन्हें दे देता है और खुद रियो के रैंक अप के कागजी काम में लग जाता है। ह्यू रियो को दूसरे कमरे में ले जाता है और कुछ देर बाद मीना गिल्ड रजिस्ट्रेशन के सामान के साथ आती है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, तो नीना रियो से उसकी क्लास यानी उसकी क्षमता के बारे में पूछती है। रियो बताता है कि वो वाटर मैजिशियन है, वो कभी डंजन में नहीं गया। तो नीना सलाह देती है कि वो गिल्ड के डंजन ट्रेनिंग कोर्स में हिस्सा ले जो हर महीने होता है। रियो तो डंजन देखने के नाम पर ही एक्साइटेड हो जाता है और कोर्स के लिए हाँ कर देता है। नीना बताती है कि कोर्स 2 दिन बाद सुबह 9 बजे शुरू होगा। रियो को हैरानी होती है कि यहाँ भी टाइम के वही मेजरमेंट चलते हैं जो उसकी पुरानी दुनिया में थे। उसके बाद नीना रियो से कहती है कि वो अपना हाथ एक क्रिस्टल के ऊपर रखे। जैसे ही रियो ऐसा करता है, उसकी सारी जानकारी अपने आप गिल्ड कार्ड में दर्ज हो जाती है। यही कार्ड अब रियो की आईडी होगा। गिल्ड का ऑफिशियल मेंबर बनने के बाद रियो बाहर आकर एबेल से मिलता है। रियो पूछता है अब क्या करना है। एबेल मुस्कुराकर कहता है कि वो रियो के लिए नए कपड़े और एक स्टाफ खरीदना चाहता है ताकि दोस्ती गहरी हो सके और उसकी जान बचाने के लिए एक छोटा सा तोहफा दे सके। रियो एबेल के तोहफे के लिए शुक्रगुजार है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसे तभी जादुई छड़ी की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। ज्यादातर मैजिशियन को जादू करने के लिए जादुई डंडा चाहिए होता है, लेकिन रियो बिना स्टाफ के भी जादू कर लेता है। वैसे भी वो नजदीकी लड़ाई में तलवार इस्तेमाल करता है और ऐसे में स्टाफ उसके लिए बोझ बन जाता। असल में रियो के मन में इस वक्त एबेल से कुछ सवाल है। दोनों घंटों तक बातें करते हैं और रियो को पता चलता है कि इस दुनिया में भी 24 घंटे का दिन, 7 दिन की हफ्ता और 30 दिनों का महीना होता है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। यहाँ तक कि माप तौल के लिए भी मीट्रिक सिस्टम ही इस्तेमाल में लाया जाता है। रियो को लगता है कि शायद उससे पहले भी कोई दोबारा पैदा होकर आया होगा और इसी वजह से आज की दुनिया की बहुत सारी सिस्टम वैसी ही है जैसी अर्थ पर थी। अब काफी देर हो चुकी है,
तो एबेल कहता है कि गिल्ड लौटने का टाइम आ गया है। गेस्ट ऑफ ऑनर के नाते रियो को भी जाना ही होगा। रियो को शुरू में समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो लोग गिल्ड वापस पहुंचते हैं, वो देखता है कि उसके और एबेल के लिए एक जबरदस्त पार्टी का इंतजाम हुआ है। सबका मूड काफी अच्छा है, माहौल बहुत जोश से भरा है। अगले दिन रियो पूरी तरह थक जाता है। नीना सबकी तरफ से माफी मांगती है कि रियो को इतना थका दिया गया, पर रियो कहता है कि इसमें उसकी खुद की गलती है, आखिर उसने भी तो खूब पी ली थी। रियो फिलहाल गिल्ड के गेस्ट रूम में ठहरेगा। नीना उसे उसके कमरे तक ले जाती है और उसके नए रूममेट से मिलवाती है। इनमें से एक है निल्स और पीछे खड़ा सुनहरा बालों वाला लड़का है एटो। दोनों रियो से मिलकर खुश होते हैं, सब अच्छे से घुल मिल रहे हैं। तो नीना मुस्कुराकर कहती है कि अब उसे रिसेप्शन डेस्क पर लौटना चाहिए। जाते जाते वो याद दिलाती है कि कल डंजन ट्यूटोरियल क्लास है, इसे किसी कीमत पर मिस मत करना। नीना के जाते ही निल्स नीना की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है, लेकिन एटो उसे चुप कराता है कि उसके जैसे लड़के से तो नीना कभी बात नहीं करेगी। फिर बात आगे बढ़ती है। एटो रियो का दोस्ताना सा वेलकम करता है और कहता है कि वो चाहता है सब यहाँ शानदार दोस्ती के साथ रहे। रियो भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे एटो राहत महसूस करता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि रियो भी कहीं कमरायन के डैन जैसा घमंडी लड़का ना निकले। इतने में दरवाजे पर फिर नॉक होती है और फिर नीना आती है, माफी मांगती है कि फिर से डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन अभी एक और नया रजिस्टर हुआ एडवेंचरर आया है जिसे वहाँ रहना है, इसलिए वो उसे इसी रूम में शिफ्ट करना चाहता। वो लड़का अपना नाम आमन बताता है। बाकी लोग हैरान होते हैं कि ये इतना छोटा दिखता है। आमन बताता है कि उसकी उम्र अभी सिर्फ 16 ही है, मगर उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं, इसलिए गुजारे के लिए उसके पास कुछ और रास्ता नहीं था। एटो आमन की हौसला अफजाई करता है कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं, यही रास्ता तो ज्यादातर लोग पकड़ते हैं। आमन भी कल डंजन कोर्स में जाएगा। तो नीना रियो से कहती है कि वो आमन का थोड़ा ध्यान रखे। जब रियो अपने नए साथियों से घुल मिल रहा है, तब वही दूसरी ओर एबेल अपनी पार्टी को पूरी कहानी सुना रहा है, कैसे उन्होंने मालिफिक पहाड़ पार किए। लेकिन उनकी मैजिशियन साथी लिन को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि रियो जैसी किसी लड़के के पास इतनी शक्तिशाली जादू हो सकती है। लिन का लॉजिक है कि बर्फ की दीवारें तो कोई भी बना सकता है, पर वो इतनी पतली होती है कि कुछ रोक ही नहीं पाती, और ऐसा कि एक विशाल बर्फ का ट्यूब आसमान से गिरा देना, ये उसके मैजिक के सारे उसूलों के खिलाफ है। और इन सब बातों से वो खुद बहुत नाराज होती जा रही है। एबेल कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा है, पर लिन मानने को तैयार नहीं। टीम में बहस चलती है कि इतनी काबिलियत उनकी याद में सिर्फ एक इंसान में रही है, इन्फर्नो मैजिशियन, वो महान हीरो जिसने सैकड़ों हजारों सिपाहियों को एक मंत्र में राख कर दिया था और वाइवन को पल भर में जला दिया था। रियो जैसे किसी लड़के का मुकाबला इतनी महान हस्ती से करना मुश्किल है, लेकिन अगर वाकई उसमें इतना दम है तो रिया को डर है कि अगर कभी रियो एम्पायर से मिल गया तो क्या होगा। मगर एबेल को पूरा भरोसा है कि रियो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि खुद रियो ने कहा था कि एम्पायर ऑफ डेव का नाम उतना कूल नहीं लगता, और उसके लिए यही बात सबसे अहम है।